अगले दिन सुबह रमा चाय देने जब गुलाबों के कमरे की तरफ जाती है, उसे देखकर पार्वती टोकती है। तू क्यों चाय लेकर जा रही है? वो खुद नहीं आ सकती क्या? सूरज सर पर चढ़ आया, लेकिन मेम साहब अभी सोकर ही नहीं उठी। नखरे तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं किस ऊंचे खानदान से है। चाय देकर बोलना उससे कि मैंने बुलाया है। रमा गुलाबों के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा तो खुला रहता है। खटखटाने से अंदर की तरफ सरक जाता है। गुलाबों को अंदर न देखकर रमा फिर सकपका जाती है। रमा पहले की बातों को सोचकर कुछ डरते हुए उसे आसपास देखती है, पर आज फिर गुलाबों उसे कहीं नहीं मिलती। अरे क्या हुआ, सो रही है क्या अब तक वो? पीछे से पार्वती के पूछने पर रमा पलटकर देखती है। दरवाजा तो खुला हुआ है माँ जी, पर गुलाबों अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रही। रमा पार्वती की बात का उत्तर देती है। अंदर नहीं है मतलब? कहाँ गई सुबह सुबह? चारों तरफ देख लिया पर कहीं नहीं है। रमा बोली। अरे आसपास अच्छे से देख, यही कहीं होगी। रमा नीचे सब जगह उसे ढूंढती है, पर गुलाबों कहीं नहीं मिलती। अचानक उसे छत की याद आती है। वो ऊपर मुंह कर देखने लगती है। उसे इस तरह ऊपर देखते हुए पार्वती तंज कसते हुए बोलने लगती है। आसमान की तरफ क्या ताके है? धरती पर ढूंढ। शायद छत पर होगी माँ जी। रमा पार्वती से बोली। हाँ तो देख जरा छत पर इतनी सुबह वहां क्या करने गई होगी? पार्वती के कहने पर रमा डरते डरते ऊपर जाती है। उसे वो पहले वाली घटना याद आती है। उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, पर नीचे से माजी उसे देखती रहती है, इसलिए वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है। सामने फिर वही नजारा। गुलाबों दूसरी दिशा में मुंह किए हुए उकड़ू बैठी रहती है। अब तो रमा के हाथ कांपने लगते हैं। हाथ कांपने से चाय के कप प्लेट भी थिरकने लगते हैं। उसकी हिम्मत नहीं पढ़ती कि गुलाबों से कुछ बोले। नीचे से पार्वती फिर आवाज लगाती है। उसके बार बार पूछने पर रमा डरते हुए गुलाबों से बोली। गग गुलाबो, लो चाय पी लो, और माँ जी नीचे बुला रही हैं तुमको। उसकी बात सुनकर गुलाबो फटाक से पीछे पलटती है और हंसते हुए चाय का कप ले लेती है। उसका आज ये बदला हुआ रूप देखकर रमा एकदम भौचक्की रह जाती है। उसे गुलाबो से इस मृदु व्यवहार की आशा नहीं थी। उसे लगा कि गुलाबो उस दिन की तरह ही अजीब बर्ताव करेगी, लेकिन आज तो गुलाबो हंसते हुए उससे मिली। उसका इस तरह अच्छा व्यवहार देखकर रमा में भी कुछ हिम्मत आई। वो उससे बोली। जल्दी चाय पीकर नीचे आ जाना, फिर नहा लेना, माँ जी भी बुला रही हैं। हाँ दीदी, आप चलिए, मैं आती हूँ। मुझे सुबह सुबह छत पर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज जल्दी उठकर यहाँ आ जाती हूँ। गुलाबो आसपास की हरियाली देखकर रमा से खुश होते हुए बोलती है। रमा उसकी बात के जवाब में मुस्कुराकर नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद गुलाबो नीचे पार्वती के पास आती है। उनके पांव छूकर प्रणाम कर पास में खड़ी हो जाती है। उसे आज इस तरह व्यवहार करते देख पार्वती भी हैरान रह जाती है। जो लड़की कभी एक बार में किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, जो बस अकेले रहना ही पसंद करती थी, वो एकदम से इतनी कैसे बदल गई। लगता है सचिन ने जाते जाते अच्छे से समझा दिया है। पार्वती सोचती रह जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? गुलाबो पार्वती से बोली। है काका, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ। तू गुलाबो ही है ना? आप कुछ कहने वाली थी मुझसे, रमा दीदी ने बताया। हाँ, आज शनिवार है ना, तो घर में सुंदरकांड का पाठ रखा है। आसपद्धोस के बस कुछ खास लोगों को ही बुलाया है। मंदिर के पंडित जी आने वाले हैं पाठ कराने। पूजा की तैयारियों में और प्रसाद बनाने में जरा रमा का हाथ बटा दे। वो बेचारी अकेली ही लगी रहती है। और हाँ, रसोई में जाने से पहले नहा ले, फिर तैयार हो जा। थोड़ी ही देर में पंडित जी आते होंगे। पार्वती गुलाबो से जैसे ही बोलती है, गुलाबो के चेहरे से सारी खुशी, सारी हंसी निकल जाती है। वो अचानक से चिंता में आ जाती है। उसके एकदम से चेहरे का रंग उड्ढा देख
पार्वती फिर से हैरान होकर बोली, क्या हुआ? अभी तो चेहरे पर बड्डी चमक थी, अचानक से तेरी सूरत लटक क्यों गई? पार्वती ने गुलाबों से पूछा। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोच रही थी कि जब वो आ जाते तब पूजा रख लेती आप। मैं अकेले कैसे पूजा में बैठूंगी? गुलाबों बात बनाते हुए बोली। पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब अजीब अपशगुन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तुलसी का पौधा पूरा सूख गया। तुलसी का पौधा सूखना अच्छा शगुन नहीं है। भगवान जाने इस घर में क्या हो रहा है। अनहोनी बातें हो रही हैं। गाय ने दूध देना कम कर दिया, ऊपर से दुबली हो गई। बैल भी पहले जैसे नहीं। महेश बता रहा था कि खेती में बड़ी मुश्किल से काम लेता है उनसे। उस दिन शाम को अचानक घर में अजीब सी बदबू फैल गई और अब ये तुलसी सूख गई। घर परिवार को किसी की नजर लग गई लगता है। भगवान ही जाने उसकी माया। पूरे घर में जैसे मनहूसियत फैल गई हो। जो घर पहले हंसता खेलता एक सुखद एहसास कराता था, अब कदम रखते ही पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ज्यादा खराब रहने लगी है। और उस दिन बाबा जी भी आए थे। उनकी बातें भी समझ नहीं आई। कह रहे थे कि कुछ भी हो पर पूजा पाठ नहीं छोड़ना। उनको घर में एक अजीब सी गंध भी महसूस हुई। उस वक्त तो ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर मैंने सोच लिया कि सुंदरकांड का पाठ और दान धर्म तो करा ही दूं, जिससे घर में कुछ तो अच्छा सगुन हो। और तुझे कुछ नहीं करना, पूजा में तो महेश और रमा बैठेंगे और सचिन जब आएगा तब फिर से पूजा रखवा लेंगे। तब तुम दोनों बैठ जाना। तू बस जितना कहा उतना कर, जा जल्दी से नहा ले। और हाँ, मैं तो भूल गई, नहाकर पहले रमा के साथ बाजार चली जाना। महेश किसी जरूरी काम से दूसरे गांव निकल गया सुबह जल्दी, तो बाजार जाकर कुछ जरूरी पूजा का सामान ले आना। मैं मुन्नी बिट्टू को लेकर जरा पास ही रामसरण जी के यहाँ जा रही हूँ। थोड़ी देर में लौट आऊंगी। गुलाबों हाँ में सर हिलाते हुए चुपचाप कमरे में आ जाती है। उधर पार्वती मुन्नी और बिट्टू को लेकर पॉडिड हाउस में चली जाती है। रमा और गुलाबों दोनों पार्वती के कहने पर पूजा का सामान लाने बाजार जाते हैं। रास्ते में लोग गुलाबों को बड़ी अचरज भरी नजरों से देखकर खुसर पुसर करने लगते हैं। रमा पूजा का सामान लेने में व्यस्त हो जाती है। उधर गुलाबों बड्डी अजीब नजरों से पूरे बाजार का निरीक्षण करने लगती है, जैसे वो सब उसके लिए एकदम नया हो। सामान लेकर जब वो लोग घर लौटते हैं तो बाजार से कुछ दूर थोड़ा सुनसान रास्ते पर यकायक उनके सामने 3 से 4 लोग आकर खड्डे हो जाते हैं। उनमें से एक थोड़ा आगे आकर रमा की तरफ देखते हुए दोनों हाथ ऊपर कर प्रणाम की मुद्रा में जोधते हुए बोलता है, भाभी जी प्रणाम। ऊ का है कि हम तो बहुत ही दिनों से आपके घर पधारने का सोच ही रहे थे, पर का करें, ससुरा योग ही नहीं बैठ रहा था। बड्ढा का भैया से जरा ऊंच अखरोट के बारे में जरूरी चर्चा करनी थी। बाबूजी माने ही नहीं रहे। रोजीना सबरे से ही हमहू कान बजावन लागे कि जब महेशवा से बात करी ले। हम उनको समझाए कि अभी जरा थोड़न ठहर जाओ। छुटका भैया शहर से आए, स्टेटस आए हैं, ऊपर से ब्याह भी रचा लिए हैं। कुछ दिन ठहर जाओ। पर हमरे बाबूजी भी ठहरे, ससुर के नाती मदर इंडिया के लाला। लाख बोले पर नहीं माने। का है ना, दिन भर खटिया तोड़ते उनका माथा ससुरा चटक गया है। आज आपका हम बाजार में देख लिए तो सोचे रहे कि तनिक थोड़ा ऊ बारे में बतियाए लें। देखो लखन भैया, ये अब भी काम से परोस के गांव गए हैं। आप उनसे ही बात कर लेना। मैं इस बारे में भला का जानूं। आज घर में सुंदरकांड की पूजा है तो सभी उसी में लगे हैं। आप कल उनसे मिलकर बात कर लेना। रमा सर पर पल्लू लेकर उसका सिरा दांतों तले दबाते हुए बोली, अरे हाँ भाभी जी, हम भला आपकी बात कभी टाले हैं का आज तक? आपका हुक्म तो हमरे सर माथे पर। और इस साथ में खूबसूरत नक्शे वाली बल्ला कौन है? का छुटकी भाभी जी हैं का? अरे रे, हम तो पहचान ही ना ही पाए। छुटका भैया तो छुपे रुस्तम निकले। पसंद बहुत ही बढ़िया है उनकी, एकदम लाजवाब। शादी में तो आप बुलाए नहीं, वरना हम भी ऊ का कहते हैं रे पुत्तनवा। अरे हाँ, बड्ढा सा गिफट विफट लेकर जरूर आते। तौबा का गजब का बनाए रहे ईश्वर बाबू इन्हें। मतलब है ये तो गजब में ही कर दिए अपने ईश्वर बाबू। लखन पहले गुलाबों को बद्दी कुटिल नजर से निहारते हुए बाद में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला,
लखन के इस चिर परिचित रवैये से रमा थौड़ा झेंपने लगती है। लखन गांव के ही एक जमींदार का बेटा है, जिसका कुछ विवाद दोनों के खेतों के बीच निकले रास्ते को लेकर महेश से लंबे समय से चल रहा है। पूरे गांव में अपनी धाक जमाना उसका शगल है। वो अपने ही अंदाज में सबसे पेश आता है। दिल में मक्कारी, दिमाग में होशियारी और चेहरे जमींदारी की खुमारी लिए वो पूरे गांव को अपनी बपौती समझने वाला लखन आए दिन किसी न किसी से उलझता ही रहता था। रमा लखन के सामने खुद को असहज महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ गुलाबो भी लखन को बड़े आश्चर्य से देखने लगती है। रमा गुलाबो को चलने का इशारा कर उसके बगल से आगे बढ़ जाती है। लखन उन्हें जाते हुए देखकर फिर कुटिल मुस्कान लिए टिप्पणी करता है। अरे नाराज हुई गई भाभी जी, आप तो कोनहू गलती मलती हुई गई हो तो माफ कर दियो। हम भी आप ही के दूर के सौतेले देवर जी ठहरे। ससुरी जुबान ऊन आते से थोड़ा बस में ना ही रहती। बस ईश्वर बाबू की बनाई कायनात की जरा थोड़ी सी तारीफ कर दिए रहे। का पता था आपे बुरा लग जाएगा। बड्डक्का भैया को हमारा प्रणाम कहिएगा बड्डकी भाभी जी, और छुटका भैया को हमारा अपार प्यार दीजिएगा छुटकी भाभी जी। बड़ी मक्कारी से लखन आंखें और जुबान को घुमाकर गुलाबो और रमा को जाते हुए देखकर बोला। गुलाबो जाते जाते एक बार पीछे गर्दन घुमाकर अजीब तरह से लखन की तरफ देखती है। इतने में लखन पता नहीं कैसे अचानक 15 से 20 फुट ऊपर हवा में उछलकर बुरी तरह जमीन पर आ गिरता है। दर्द से बुरी तरह कराहते हुए रीढ़ की हड्डी पर हाथ लगाए अपने साथियों की तरफ देखता है। उसके साथी इस अप्रत्याशित घटना से बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता ये अचानक क्या हुआ। हो हल्ला सुनकर रमा भी पीछे पलटकर देखती है। लखन को जमीन पर दर्द से तड़ापता देख वो सकते में आ जाती है। तभी उसकी नजर बगल में खद्दी गुलाबों पर पड़ ढेंती है, जो बद्दी बद्दी आंख निकालकर मंद मंद मुस्काते हुए वो सब देखती रहती है। रमा उसे देखकर डर जाती है। बड्डे अचरज से कभी वो गुलाबों को, कभी जमीन पर पड़े लखन को देखने लगती है। रमा और गुलाबो जैसे ही घर में कदम रखते हैं, पार्वती सामने खटिया पर बैठे हुए उनको आते देख बोलती है। आ गई मेरी दोनों महारानियां, बद्धी देर लगा दी। अरे आज तो पूजा टालनी पड़ेगी। अभी अभी एक लड्ढका आकर बताकर गया कि पंडित जी मंदिर की सीढ़ियों से बुरी तरह गिर पड़े। उनके पांव की हड्डी टूट गई। उनको पास के गांव में अस्पताल ले गए हैं। दूसरा कोई ढंग का पंडित आसपास है नहीं। अब पता नहीं का होगा। जैसे तैसे तो आज योग बैठा था पूजा का। अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि इस घर को जरूर किसी की नजर लग गई है जो कोई शुभ काम नहीं होने दे रहा। तभी बाबा जी उस दिन बोले थे कि पूजा पाठ नहीं, छोड़ धना, वो आगे का पहले ही देख लेते हैं। और फिर महेश भी नहीं आया अब तक। पार्वती की बातें सुनकर रमा का आश्चर्य और बढ़ जाता है। वो फिर से गुलाबो को देखने लगती है। गुलाबो बिना कुछ बोले मुस्काते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रमा उसे चुपचाप खड्डी की दही खड्डी जाते हुए देखती रहती है। तभी पडुहोस की एक औरत, जिसे सभी लीला ताई बोलते हैं, उनका घर में आना होता है। पार्वती उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अरे लीला बहन, आओ आओ, कब आना हुआ मैहर से? लीला पार्वती के पास आकर खटिया पर बैठ जाती है। बस पार्वती बहन आज सुबह ही तो आई। तुम्हारे घर की बातों का सुना तो रहा नहीं गया, सो चली आई तुमसे मिलने। छोटा बिटवा शहर से आ भी गया और उसका ब्याह भी कर दिया। तुमने तो बड्डी तेजी दिखाई। लीला पार्वती से बोली। अब का बताए लीला बहन, आजकल की औलादें भला कहाँ किसी की सुनती हैं। हमारी तो अब चलती ही नहीं इस घर में। बस खाट पर बैठे बैठे तमाशा देखते रहते हैं। बहू कौन गांव से है, किस खानदान की है? लीला पार्वती के पास मुंह ले जाकर बड़े दी रोचक अंदाज में पूछती है। जेती खबर तुमको है, एती ही हमें। का पता किस गांव से आई है। जैसा सचिन ने बताया हम तो उसी पर विश्वास कर लिए। कहते हुए पार्वती सारी कहानी उसे सुना देती है। सब कुछ जानने के बाद लीला भी हैरान रह गई। मतलब तुमने बिना जाने ही सब कर दिया? और कोई रास्ता भी तो नहीं था लीला बहन। लड्ढका जब बद्धा हो जाए तो फिर हुक्म नहीं, बस अरदास ही करनी पद्धति है। भगवान की मर्जी समझकर बैठ गए, सभी चुप।
पार्वती ठंडी सांस छोड़ दहाते हुए बोली, बहू तो ठीक ठाक है ना? ठीक ही समझो, इच्छाधारी है। जब मन हुआ तो हंस बोल ली, जब मन हुआ मुंह फुला के चली गई। लगता है इस घर को बुरी नजर लग गई है। बुरी नजर का मतलब? कुछ हुआ क्या? लीला उत्सुक होकर पार्वती से पूछती है। अरे सचिन की बात तो जाने दो। ससुरी कुछ दिनों से बड्ढी अनहोनी लगी पड्ढी है पूरे घर में। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। इधर गाय बैलन भी मुरझाए से पड्ढे हैं। ना गाय सही से दूध दे रही है, ना ये मुए बैल सही से महेश का हाथ बटा पा रहे हैं। वो भी परेशान रहता है आजकल। इधर घर में भी बद्धा अजीब माहौल हो गया। देख सामने पूरा तुलसी का पौधा मुरझा गया। कभी बना बनाया खाना अचानक से खराब हो जाता है, कभी दूध पूरा फट जाता है, कभी पूरे घर में बदबू फैल जाती है। मैं भी पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। बरकत तो जैसे उड्डी डीएच ही गई पूरे घर की। उधर बाबा जी भी आए थे एक दिन। उनकी बातें भी चिंता में डाल गईं। हिमालय गए हैं अभी, अब तो लगता है वो आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। आज सुंदरकांड का पाठ रखाया था घर में, पर पंडित जी गिर पड्ढे टांग टूट गई उनकी। पार्वती लीला को सब बताती है। लीला सब ध्यान से सुनती है। ये सब कितने दिन से हो रहा है? यही कोई 1 महीना हो गया। सचिन की शादी हुए कितने दिन हुए? लीला ने पूछा। लीला के मुंह से ये बात सुनते ही पार्वती का माथा ठनकता है। अरे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया लीला बहन। हाँ, जब से वो बहू इस घर में आई है तब से ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगा हुआ है। ससुरी मेरी तो अक्ल ही नहीं दौड़ी इस तरफ। बोलते बोलते पार्वती की आंखों में एक चमक आ जाती है। रमा एक तरफ खद्दी उन लोगों की बातें सुनती रहती है। लीला ताई के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो गुलाबों के बारे में वो सारी घटनाएं, सारी अजीब बातें उनको बताना चाहती है जो उसने इतने दिनों में महसूस की थी, लेकिन थोड़ा डरती भी है। हिम्मत करके वो उन लोगों से कहती है, माँ जी और लीला ताई, आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोल बहू, क्या कहना है? मैं जब से आई हूँ तब से ही बहुत देर से देख रही हूँ तू किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। क्या सोच रही है? लीला ताई रमा की तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है गुलाबों के बारे में। जैसे ही उनसे कुछ बोल पाती, अंदर से गुलाबों की आवाज आ जाती है। अरे रमा दीदी, जरा इधर आना, कुछ काम है आपसे।